तो हेलो गाइस एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो क्वांटम नंबर्स फोर सेट में होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एड्रेस वैसे उस टाइप में। तो वो 4 सेट में होते हैं। तो वो 4 सेट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, एजुमिथ्यल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको हम m से डिनोट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम s से डिनोट करते हैं। तो अब चलिए हमारे साथ और अब हम धीरे एक एक करके इन सारे क्वांटम नंबर को समझते हैं। तो गाइस अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है शेल के बारे में कि कितने टाइप के शेल होते हैं, कौन कौन से टाइप के शेल होते हैं। सेकंड में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की एनर्जी बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कितनी है nth ऑर्बिट में। और वो फिर हमें डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से शेल का, इलेक्ट्रॉन का सॉरी। और लास्ट में बस ये फंक्शन होते हैं। और हाँ, एक और करता है, वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन एनी शेल कि कोई भी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अब हम सब इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो शेल तो ये शेल के बारे में बताता है। तो हम करेंगे, तो अगर हम n की वैल्यू अगर 1 होगी, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, 1 2 3 4 होगी, तो 1 के लिए यूज़ होगा k, 2 के लिए यूज़ होगा l, 3 के लिए m और 4 के लिए n। तो ये हमारे शेल होते हैं जिनके l m n। तो इस तरह ये शेल के बारे में बता दें। अब नेक्स्ट बारी है एनर्जी की। तो वो एनर्जी के बारे में कैसे बताते हैं, En मतलब एनर्जी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर फोर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो माइनस एन स्क्वायर और माइनस 2 पाई सॉरी। तो यहाँ पे माइनस का साइन होता है, सॉरी तो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ये जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है 1, हीलियम के लिए होती है 2, He प्लस, लिथियम 2 प्लस के लिए होती है 3। और जो जेड होता है वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ये होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो अब अगर हम इन वैल्यू को पुट करें 2 पाई मतलब पाई की वैल्यू को पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करें और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करें, तो फॉर्मूला बनेगा
-1312/n²। तो अगर ये हमने जैसे डिस्कस किया था कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए होता है, तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन के लिए होगा तो जेड की वैल्यू 1 ही होगी। तो फिर अब अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर तो बनेगा -1312। तो मतलब तो अगर n की वैल्यू पुट होगी तो अगर n की वैल्यू 1 पुट होगी तो बनेगा ये एनर्जी इक्वल टू -1312 किलो जूल पर मोल। तो फॉर्मूला बनेगा अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1312 किलो जूल पर मोल। अब अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो -1312/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा E1 = -328 किलो जूल पर मोल। वैसे ही अगर 3 पुट करेंगे n की वैल्यू, वैसे ही अगर ऐसे करते रहेंगे तो 3 पुट करेंगे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बनेगा -1312/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो बनेगा यहाँ पे E2 होना है, यहाँ पे E3 होगा और फॉर्मूला बनेगा -1 है। वैल्यू बनेगी इसको बोलते हैं। अच्छा, तो वैल्यू बनेगी -147.8 किलो जूल पर मोल। वैसे ही अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा -1312/4 का स्क्वायर। तो E4 की वैल्यू बनेगी -82 किलो जूल पर मोल। तो दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब देख लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख ली है शेल की -1312, -328, -147 और -82। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी होगी -1312, यहाँ पे होगा तो -328, यहाँ पे होगा तो -147.8 और यहाँ पे होगा -82। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है, और जब भी कोई पास आता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है। देख लेंगे जैसे कि आप यहाँ पे एनर्जी इसकी कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा होती जा रही है ऐसी। तो फिर डिस्टेंस के बारे में भी बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस पास होगा, यहाँ पे होगा तो दूर होगा उससे थोड़ा, फिर यहाँ पे होगा तो और दूर होगा, और यहाँ पे होगा तो उससे भी ज़्यादा दूर होगा। तो इस तरह ये डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमने शेल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, एनर्जी के बारे में भी, डिस्टेंस के बारे में भी। अब हमारा लास्ट बचा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है 2n²। अब मान लीजिए n की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की, मतलब के शेल में n की वैल्यू अगर 1 पुट की तो फॉर्मूला बनेगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2। और वैसे ही अगर हमने क्या बोलते हैं मतलब, तो फिर इससे हमें पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, या फिर n में n = 1 में आते हैं 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल। अब L शेल में होते हैं n = 2 और या फिर
2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, तो नेक्स्ट शेल में आएंगे 8, मतलब एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तो अब एम शेल की बारी, मतलब n इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2 18। तो फिर एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, n इज इक्वल टू 3 में, और या फिर n इज इक्वल टू 3 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। अब एन शेल की बारी है, n इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 4 से 16, 16 टू 32। तो एन शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 32, या n इज इक्वल टू 4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में तो पता कर लिया सारा कुछ। तो अब चलते हैं एजुमिथल क्वांटम नंबर की तरफ। तो जो एजुमिथल क्वांटम नंबर्स है ना, वो हमें बताते हैं नंबर ऑफ सबशेल इन मेन शेल, कि जो एक मेन शेल होता है, मतलब एजुमिथल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके अंदर भी सबशेल होते हैं, और वो ये एजुमिथल क्वांटम नंबर उनके बारे में बताता है। नंबर ऑफ सबशेल मेन शेल। फिर सेकंड में वो हमें बताता है एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल। तो एनर्जी लिख देता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल की एंगुलर मोमेंटम बताते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वो बताता है हमें शेप और सबशेल के बारे में। तो अब हम एजुमिथल क्वांटम नंबर के बारे में कर रहे थे डिस्कस। तो नंबर ऑफ सबशेल इन मेन शेल, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो एजुमिथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं ना इसको, तो अगर वैल्यू होगी एल की 0, तो उसके लिए सबशेल यूज़ होगा, मतलब सबशेल होते हैं एस पी डी एफ। तो 0 के लिए सबशेल यूज़ होगा एस, 1 के लिए यूज़ होगा P, 2 के लिए होगा D, और 3 के लिए होगा यूज़ F। S का मतलब शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, और F का मतलब फंडामेंटल। सॉरी एफ यू होता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एनर्जी की तरफ। 4 के लिए, अच्छा हाँ सॉरी, तो अब 4 के लिए यूज़ होता है सबशेल G, और 5 के लिए होता है H। तो चलिए अब हम अब इन सबशेल की एनर्जी की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एनर्जी से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। तो अगर n की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, तो और l की वैल्यू होगी तो 0, l की वैल्यू होगी 0, तो नेम आएगा सबशेल का
1s, और नंबर ऑफ सब शेल भी 1 ही आएगा। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू जब 2 होगी तो l की वैल्यू होगी 0 1, तो वो आएगा 2s और 2p। तो इसमें नंबर ऑफ सब शेल आएंगे 2। डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइन निकाल देता हूँ। तो अगर n की वैल्यू 3 आएगी तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 3s, सॉरी n की वैल्यू 3 है तो वो भी 3s में आएगा। 3s 3p 3d। जैसे कि हमने देखा था कि 2 हुआ तो d आया, नहीं 1 हुआ तो p आया, 2 हुआ तो d आया, ऐसे ही 3 होगा तो f आएगा, 4 होगा तो g आएगा और 5 होगा तो h आएगा। तो n की वैल्यू 3 होगी तो फिर कितने सब शेल आएंगे? सब शेल भी 3 आएंगे। अब अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। तो फिर अंश मतलब वैल्यू आएगी, नेम आएगा 4s 4p 4d और 4f। तो सब शेल भी 4 ही आएंगे। तो एक इम्पोर्टेंट नोट शेयर कर लेते हैं हम कि जो n की वैल्यू है वो l की वैल्यू के कभी इक्वल नहीं हो सकती। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी। n की वैल्यू एक ज़्यादा होगी हमेशा l की वैल्यू से। तो हमने सीखा है कि हाँ, वैसे ही 2 के लिए n की वैल्यू 2 होगी तो देखिए कि ये एक -1 है, मतलब ये एक कम है, इससे l की वैल्यू 3 होगा। तो देखिए एक कम है, इसमें भी वैल्यू इससे 4 होगा, तो इसमें भी एक कम है वैल्यू इससे। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, 0 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो कभी भी 0 1 2 3 नहीं हो सकती, सिर्फ 0 1 2 होगा। और अगर n की वैल्यू 4 है तो कभी भी 4 नहीं हो सकती, l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। तो अब हमने सीखा है कि n इज इक्वल टू 1 में एक ही शब्द शेल होता है जिसका नाम है 1s, n इज इक्वल टू 2 में 2 शब्द शेल होते हैं जिसका नाम है 2s 2p, n इज इक्वल टू 3 में 3 शब्द शेल होते हैं 3s 3p 3d, और n इज इक्वल टू 4 में होते हैं 4 शब्द शेल 4s 4p 4d 4f। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि 3f एग्जिस्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि n की वैल्यू l की वैल्यू के कभी इक्वल नहीं हो सकती। n की वैल्यू 3 थी तो l की वैल्यू 3f, तो n की वैल्यू इसमें होगी n, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, 3d एग्जिस्ट करता है क्योंकि n की वैल्यू 3 होती है और l की वैल्यू होती है 0 1 2। और यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले कि 2 के लिए d यूज़ होता है, तो यहाँ पे d यूज़ होगा तो 3s 3p और 3d। वैसे ही 1p एग्जिस्ट नहीं करता है, 2f 1p डजंट एग्जिस्ट। वैसे क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो l की वैल्यू होगी 0, तो फिर 0 होगी तो 0 के लिए यूज़ करते हैं हम s,
तो 0 के लिए यूज़ करते हैं हम s, तो यहाँ पे होगा 1s। 1s एग्जिस्ट करता है पर 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही 2d भी नहीं करता है एग्जिस्ट, क्योंकि n इजिकल टू 2 होगा, l इजिकल टू 0 1, 1s नहीं सॉरी 2s 2p, तो इसलिए ये 2p एग्जिस्ट कर लेगा, 2s एग्जिस्ट कर लेगा पर 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही 3d भी एग्जिस्ट कर लेगा, जैसे कि ये एग्जिस्ट कर लेगा, 3p एग्जिस्ट कर लेगा, 3s एग्जिस्ट कर लेगा, पर 4 मतलब 3f एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे ही 4g एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनर्जी, सब शेल की एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो n इजिकल टू 1 मेन शेल होता है, n इजिकल टू 1 में एक ही सब शेल है 1s, n इजिकल टू 2 में 2 सब शेल है 2s 2p, n इजिकल टू 3 में 3 सब शेल है 3s 3p 3d, और n इजिकल टू 4 में 4 सब शेल है 4s 4p 4d 4f। तो एनर्जी कैसे हो रही है, मतलब इसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज एनर्जी का कैसे पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे S है, यहाँ ये S है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो इसकी एनर्जी कम होगी। यहाँ पे P है तो इसकी एनर्जी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है तो थोड़ी ज़्यादा होगी S के मुकाबले, और यहाँ पे D है तो ये और ज़्यादा, ये जो D है ये उससे और ज़्यादा दूर है तो फिर इसकी एनर्जी P और S से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे F है तो इनकी D P S से ज़्यादा होगी। तो फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि S की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद P की, फिर उसके बाद D की, उससे फिर उसके बाद F की, फिर उसके बाद G की, मतलब सबसे छोटा S है, फिर उसके बाद P है, सबसे कम एनर्जी S की है, फिर उसके बाद P की है, फिर उसके बाद D की है, उसके बाद F की और G। तो दोस्तों अब हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिटर तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम L से, L कैपिटल L। तो एक फॉर्मूला होगा अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1। L हमने पहले डिस्कस किया था कि स्मॉल l होता है एजुमिथल क्वांटम नंबर के लिए। तो अब हम और h बार के लिए, उसके साथ h बार, तो h बार का मतलब होता है h बार इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। तो अब हम s ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं। S की वैल्यू होती है 0, तो 0 0 प्लस 1 h बार, तो फिर आंसर आएगा 0। अब p ऑर्बिटल नेक्स्ट का करते हैं हम, तो आप भी करिए मेरे साथ दोस्तों। तो p ऑर्बिटल के लिए होगा L इजिकल टू अंडर रूट 2 तो 1 है, L की वैल्यू 1 होती है p ऑर्बिटल में, तो 1 प्लस 1 h बार, तो 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1 1 नहीं 2 इंटू 1 2 सॉरी, h बार 2h बार L इज इक्वल टू हाँ h नहीं आएगा बाहर आएगा ब्रैकेट क्या, तो L की वैल्यू अगर 2 होगी तो D ऑर्बिटल में L की वैल्यू 2 होती है,
तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा h बार। तो 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6h √6h बार। और अगर L की वैल्यू 3 होती है f ऑर्बिटल में, तो 3 + 1 4, 4 × 3 12h √12h बार। तो दोस्तों आज हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ही करते हैं। तो अगली वीडियो में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर करेंगे। तो उस वीडियो को ज्वाइन ज़रूर करना और देख लेना वो वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपकी हेल्प करेगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।